आप सब? आशा अच्छे होंगे। मैंने पिछले दिनों कुछ वीडियोस बनाए जिसको देखकर आप लोगों ने उसकी सराहना की। उससे उत्साहित होकर जैसा मैंने बताया था कि मैं जल्द ही अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, उपस्थित हुआ हूँ नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख स्थलों के बारे में आज चर्चा करूँगा। पिछले वीडियो हमारे छोटे थे, इस कारण बहुत सारी उसमें ऐसी जानकारियाँ जो थीं आप लोग कम समय में ही उसको याद रख पाए होंगे, लेकिन ये वीडियो कुछ बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कागज़ और कलम ले करके इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो कुछ बड़ा हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में छह ऐसे परिपक्व स्थलों के नाम आते हैं जो पूरी तरह से नगरीय सभ्यता के प्रमाण जहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। छह स्थल जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा और गढ़वाली वाला या गलेरी वाला के नाम से ये छह स्थल हैं। तो पहला स्थल इसमें से हड़प्पा है, जहाँ पूर्ण नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। इस सभ्यता में इस पहले स्थल की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। इन्हीं के नेतृत्व में इस स्थल की खुदाई की गई और इस खुदाई के बाद इन्होंने इस बताया कि यह स्थल मात्र पूरा स्थल नहीं, बल्कि यहाँ पर एक किसी सभ्यता या संस्कृति का विकास हुआ है। इसके बाद अगले ही वर्ष 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई और वहाँ से भी कुछ इसी प्रकार के पुरातात्विक सामग्रियों की उपलब्धता हुई, पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई, जिसके बाद यह सिद्ध हो गया कि नहीं, यहाँ पर किसी प्राचीन सभ्यता का या संस्कृति का विकास हुआ है। और 1924 ईस्वी में जॉर्ज मार्शल, जो समय के तत्कालीन पुरातत्व निदेशक थे, उन्होंने एक प्राचीन सभ्यता की घोषणा की दुनिया के सामने और उन्होंने इसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कहकर पुकारा। इस स्थल की दोबारा खुदाई 1926 ईस्वी में पुनः की गई माधोस्वरूप वत्स के द्वारा और इन्होंने इस स्थल के से कुछ और नवीन सामग्रियां प्राप्त की। खुदाई का क्रम पुनः जारी रहा और सन 1946 ईस्वी में नए पुरातत्व वेद मार्टिमर व्हीलर ने इस स्थल की खुदाई पुनः की और इन्होंने इस स्थल का लंबवत, इस स्थल की लंबवत खुदाई करवाई, वर्टिकल खुदाई करवाई, जिसके द्वारा इन्होंने बताया कि यहाँ पर विभिन्न स्तर में विभिन्न प्रकार की पुरातत्व सामग्रियाँ मिली हैं, जिससे इसका काल निर्धारण करने में बहुत सहायता मिल सकती है। यह पूरा स्थल, इसकी स्थिति कहाँ है, यह कहाँ पर स्थित है, यदि इसको हम जानना चाहते हैं तो यह रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांडोली जिले के साहिवाल शहर के नजदीक यह स्थित है।
यह स्थल, इस स्थल के बारे में जब वहाँ पर लोगों से जानकारी एकत्रित की गई तो ये पता चला कि यह स्थल में ईंटों का इतना भंडार था कि स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि जितने भी मकान आसपास के बनते थे, लोग इन्हीं 2 टीलों से ईंटें निकाल करके उनका उपयोग करते थे। परिणाम यह हुआ कि इस स्थल का संपूर्ण ढांचा लगभग समाप्त हो गया। लेकिन जब खुदाई की गई तो उससे यहाँ पर एक नगर नियोजन की स्थिति प्राप्त हुई। नगर नियोजन किस प्रकार से किया गया था यह देखने को मिला। नगर नियोजन एक नियोजित संस्था, एक नियोजित शहर को यहाँ पर ऐसा लगता है बसाया गया था जिसमें जो बस्ती थी वो 2 भागों में विभाजित थी। और कमाल की बात यह थी कि इस नगर नियोजन को एक प्लानिंग के तहत, एक नियोजित योजना के तहत बसाया गया था। सबसे पहले नालियां बनाई गई थी, उसके बाद सड़कें बनाई गई थी, उसके बाद भवनों के निर्माण करने के पूर्व ईंटों के चबूतरे बनाए गए थे और उन चबूतरों के ऊपर मकानों को निर्मित किया गया था। जो सड़कें और नालियां बनाई गई थी वे ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, अर्थात एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और मुख्य सड़कें जो थी उनके अलावा भी सहायक सड़कों का भी निर्माण किया गया था। ग्रिड पद्धति अर्थात जालनुमा, शतरंज के खानों की तरह इनको बनाया गया था और इन्हीं खानों के बीच में चबूतरे बना करके भवन निर्मित किए गए थे। इन सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण किया गया था। यह भी इसी ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। इन नालियों की विशेषता यह थी कि नालियों को ईंटों से जोड़ा गया था नीचे और इनमें बीच बीच में हौज बनाए गए थे, अर्थात कचरा इकट्ठा होने के लिए बीच में हौज का निर्माण किया गया था, जिससे कि तरल पदार्थ आगे निकल जाता था और बाकी वजनी वस्तुएं, पत्थर और अन्य वजनी वस्तुएं इसमें एकत्रित हो जाती थी, जिससे नाली जो है चौक होने की संभावनाएं कम थी। इन नालियों को ऊपर से ढका गया था और ये सब पुरातत्ववेत्ता कैसे बताता है, क्योंकि नालियों के आसपास साफ की हुई सामग्रियां डली हुई है, जिससे इन्होंने अंदाजा लगाया कि नहीं, यहां से इन सामग्रियों को साफ करके अलग किया जाता है। इस यहां पर जो मकान बने थे उनकी विशेषता यह थी कि वो चबूतरे पे बने थे और चबूतरे पर पक्की ईंटों से बने थे। पक्की ईंटों से ये जो मकान थे, ये मकान के मुख्य जो दरवाजे और खिड़कियां थी ये मुख्य मार्ग की तरफ न खुल करके पीछे की तरफ खुलते थे, गलियों में खुलते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हड़प्पा सभ्यता के लोग कितने आधुनिक थे, कितने समय से आगे सोचते हुए उन्होंने किस तरह से आधुनिक शहर का निर्माण किया था। इन मकानों में बाथरूम और किचन, आंगन ये सब हुआ करते थे। चूंकि हड़प्पा में बहुत सारी सामग्रियां जो है नष्ट हो चुकी थी, उसका मूल जो है स्वरूप, स्ट्रक्चर नष्ट हो चुका था। जो नीचे खुदाई में जो शेष सामग्रियां मिली हैं उसके आधार पर उन लोगों ने बताया कि यह जो हड़प्पा का नगर नियोजन था वो 2 भागों में था। 2 भाग, जिसे पहले भाग को पश्चिमी और दूसरे भाग को पूर्वी भाग कहा गया। पश्चिमी भाग जो था वो दुर्ग था, या एक किले से या एक 4 दीवारी से घिरा हुआ होता था। यह जो दुर्ग था वो एक समलंब चतुर्भुज के आकार में निर्मित था, अर्थात ये समलंब चतुर्भुज के आकार में यह दुर्ग था। इसके अलावा जो पूर्वी हिस्सा था, जिसे निचला शहर
लोगों ने नाम दिया। यह शहर भी, इसमें भी विभिन्न प्रकार के मकान बने हुए थे। यहाँ पर जो ईंटें प्रयोग की गई, उन ईंटों का आकार जो था वो 4:2:1 था, अर्थात ऊंचाई का 2 गुना चौड़ाई, चौड़ाई के 2 गुना लंबाई। इस तरह से इसी अनुपात में हड़प्पा और इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न नगर जो भी मिले, उन ईंटों का आकार लगभग यही था, एक समान आकार था। इसीलिए लोगों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने ये कहा कि नहीं, ये एक ही सभ्यता या संस्कृति के स्थल है, और पूरे इन स्थलों को मिला करके हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति का नाम दिया गया। यहाँ पर खुदाई में सामग्रियों में R37 एक कब्रिस्तान भी मिला है, जो पश्चिमी ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे जो दक्षिण छोर पर थे उसके किनारे पर ही मिला है। इस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार की सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें दर्पण भी है, जो कांस्य का दर्पण है वो प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ से और पुरातत्व सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें विभिन्न मुहरे, जिनमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह निर्मित है, जिसमें स्वास्तिक चिन्ह से युक्त मुहर यहां से मिले हैं, और एक मुहर ऐसी भी मिली है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इस तरह इस सभ्यता से विभिन्न प्रकार के सामग्रियां मिली हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के प्रथम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। हड़प्पा के अलावा दूसरा जो प्रमुख स्थल है वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थल हड़प्पा की अपेक्षा बहुत कुछ अच्छी स्थिति में था। बहुत सारी पुरातत्व सामग्रियां यहाँ पर अच्छी स्थिति में प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर लोगों ने इस स्थल के पुरातत्व सामग्रियों के आधार पर इस संस्कृति के विभिन्न चरणों का अंदाजा लगाया, चाहे सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो। तो चलिए जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, वहां की भाषा में इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस स्थल से बहुत सारे हड्डियां और कंकाल मिले, जिसके कारण लोग इसको मृतकों के टीला के नाम से पुकारते हैं। इसकी खोज कब हुई और इसकी इस स्थल की कब विभिन्न पुरातत्व टीमों के द्वारा खुदाई की गई? तो पहली बार इसकी खोज 1922 ईस्वी में राघव दास बनर्जी के द्वारा की गई, और बनर्जी साहब ने पहली बार हड़प्पा में जिस तरह की मुहर प्राप्त हुई थी, वैसी ही मुहर प्राप्त करके ये बताया था कि नहीं, यह स्थल भी हड़प्पा से जुड़ा हुआ है, हड़प्पा के जैसा है। और उन्होंने इस स्थल को हड़प्पा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बताया था। इसके अलावा पुनः सन 1927 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके महोदय ने इस स्थल की खुदाई की, और उन्होंने विभिन्न पुरातत्व सामग्रियां प्राप्त कर इस संस्कृति के और विभिन्न क्षेत्रों को उद्घाटित किया। अगले 1930 ईस्वी में एक और पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने इसकी खुदाई की, मार्टिमन वीलर महोदय, और इन्होंने इस स्थल की खुदाई कर विभिन्न सामग्रियां प्राप्त की, और इन्होंने बताया कि यह एक नियोजित शहर रहा होगा। इस स्थल की खोज के बाद अर्नेस्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताई, कही। अब मोहनजोदड़ो की स्थिति क्या है?
इसको देखें तो यह सिंध नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। यह स्थल भी हड़प्पा की तरह एक नियोजित नगर था। एक योजनाबद्ध तरीके से इस नगर को बसाया गया था। इस नगर का जो नगर नियोजन था वो कुछ इस प्रकार किया गया था। नगर नियोजन में हड़प्पा की तरह इस स्थल को भी दो भागों में बांटा गया था। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को दुर्ग या किला का नाम दिया गया, जो एक विस्तृत प्राचीर से घिरा हुआ था। और पूर्वी भाग जिसे निचला शहर कहा जाता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की इस बस्ती में भवन निर्मित थे, जिसमें विभिन्न लोग रहा करते होंगे। इन पुरातत्व सामग्रियों के आधार पर ये लोग अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि इतिहास जो है, इतिहास वर्तमान के आधार पर अतीत का निर्धारण करने वाला विषय है। यहाँ पर वर्तमान में स्थितियाँ क्या हैं, उसके आधार पर हम अतीत में ऐसा रहा होगा हम लोग अंदाजा लगाते हैं उन सामग्रियों को देख करके। तो पश्चिमी भाग यह दुर्ग या किला हुआ करता था, और ये निचला शहर या निचली बस्ती थी। हड़प्पा की तरह इस स्थल पर भी ग्रिड पद्धति के आधार पर सड़कों का और नहरों का निर्माण किया गया था। यहाँ पर भी जो मकान थे उनको एक प्लानिंग की तरह चबूतरों के ऊपर बनाया गया था। चबूतरों का निर्माण करने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, और उन कच्ची ईंटों के ऊपर भवन निर्मित किए गए थे। जो भवन थे वो एक विशेष प्रकार के भवनों को बनाया गया था। भवन में बीच में आंगन हुआ करता, और उसके किचन और स्नानागार भी बनाए गए थे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो आधुनिक समय में कमरे होते हैं, चाहे वो बेडरूम हो, डाइनिंग हो या ड्राइंग रूम हो, उस समय के लोग प्लानिंग के तहत इस तरह के भवन का निर्माण वहां पर किए थे। मोहनजोदड़ो के भवन भी जो थे, उनके दरवाजे और खिड़कियां भी मुख्य सड़क की तरफ न खुल के पीछे की तरफ खुला करती थी। और इस दुर्ग में जो दुर्ग था उसमें एक माल गोदाम भी प्राप्त हुआ है, जिसका निचला हिस्सा प्राप्त हुआ है, और हो सकता है ऊपर का भाग लकड़ी का निर्मित रहा हो, जिसके कारण वह नष्ट हो गया। तो इस तरह से ये नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो का हड़प्पा की तरह ही किया गया था। बहुत ही अच्छी स्थिति में जो भी सामग्रियां नीचे दबी 2 किलो में प्राप्त हुई हैं, वो कुछ इस तरह है। यहाँ पर एक जो विशेष वास्तुशिल्प है, यहाँ का स्नानागार, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इस स्नानागार की विशेषता यह है कि इसका निर्माण जो हुआ था कुछ इस तरह हुआ था। इसकी लंबाई 39 फीट थी, चौड़ाई 23 फीट, और गहराई जो थी वो 8 फीट थी। इस स्नानागार के अंदर उतरने के लिए
सीढ़ियां बनी हुई थी दो तरफ से, और इन सीढ़ियों के द्वारा इस स्नानागार में नीचे तक जाकर के इसका उपयोग किया जा सकता था। इस स्नानागार को साफ करने के लिए इसके क्षेत्र बने हुए थे। इस स्नानागार में पानी भरने के लिए इसके पास ही एक कुआं निर्मित था, जिससे शायद इस स्नानागार के जल की आपूर्ति की जाती है। इसके एक तरफ कतारबद्ध तरीके से 8 कमरे बने हुए थे, 8 कमरे, जो हो सकता है वस्त्र बदलने के लिए लोग इसका उपयोग करते रहे होंगे। ऐसा लगता है कि सामूहिक कार्यों में, सामूहिक उत्सवों के समय इसका उपयोग किया जाता रहा होगा, इस स्नानागार का उपयोग किया जाता रहा होगा, ऐसा लोग मानते हैं, लोगों का ऐसा मानना है। यह संभवतः सिंधु सभ्यता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी इमारत है। इसके अलावा यहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। यहाँ से एक पुजारी का सिर युक्त एक मूर्ति मिली है, और इसके अतिरिक्त यहाँ से, जिसमें उस पुजारी की दाढ़ी बनी हुई है, जो अक्सर विभिन्न हड़प्पा सभ्यता को इंगित करने वाले जो प्रमुख चित्र हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है, वो यही से मिला है, दाढ़ी पुजारी की एक मूर्ति। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक मुहर मिली है। उस मुहर में एक 3 मुख वाले देवता का चित्र है, जिसे लोग पशुपति नाथ के नाम से पुकारते हैं। इसके दोनों तरफ कुछ पशु एकत्रित हैं, जिनमें हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, ये इसके दाएं और बाएं तरफ खड़े हैं, जिसके आधार पर लोग इस मूर्ति को पशुपति नाथ का नाम देते हैं कुछ इतिहासकार। तो इस तरह से यह मोहनजोदड़ो, जिसके हम बारे में भी जानकारी प्राप्त की, इस तरह हड़प्पा सभ्यता का यह दूसरा स्थल था। इसके अलावा अगला स्थल जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का है, वो चहुंडड़ो है। चहुंडड़ो भी मोहनजोदड़ो से थोड़ी दूर पर स्थित है, सिंध प्रांत में ही, और सिंध नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की अपेक्षा यह स्थल छोटा है, लगभग 7 हेक्टेयर में फैला हुआ। इसकी खोज सन 1925 ईस्वी में एक पुरातत्ववेत्ता, जिनका नाम अर्नेस्ट मैके है, इन्होंने की थी। इसके अलावा इस स्थल की खुदाई सन 1931 ईस्वी में एक दूसरे पुरातत्ववेत्ता एनजी मजूमदार ने की थी। इसकी स्थिति के बारे में जैसा मैंने बताया था कि यह भी सिंध नदी के किनारे मोहनजोदड़ो के अपोजिट दूसरी तरफ सिंध प्रांत में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नवाब शाह जिले में स्थित है। इसमें भी एक नियोजित प्रकार की इसको भी बसाया गया था। यहां से जो प्रमुख वस्तुएं मिली हैं उनमें मनके बनाने का कारखाना, पाउडर, लिपस्टिक, काजल, विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां यहां से मिली हैं। तथा एक महत्वपूर्ण चीज जो इतिहास के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो भी इसी
स्थल से मिले हैं चहलों से, यानी मन के बनाने का कारखाना, सौंदर्य प्रसाधन विभिन्न प्रकार के, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान यहां से प्राप्त हुए। इसके बाद एक अगला स्थल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से इस सभ्यता में कृषि के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं, वो है कालीबंगन या कालीबंगा। यह कालीबंगा भारत में स्थित राजस्थान प्रांत के गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने इस स्थल की खुदाई करके कुछ सामग्रियां प्राप्त की थी, जिसके आधार पर यह बताया था कि यह स्थल भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता जुलता या सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही है। इस स्थल से जो प्रमुख चीज मिली है, काली यानी काले रंग की बंगन यानी चूड़ी यहां से प्राप्त हुई है, और काली बंगा जो है यह राजस्थान, भारत के राजस्थान प्रांत के गंगानगर जिले में स्थित एक स्थल है। कालीबंगा, पीलीबंगा, ये जो आसपास स्थल है, ये राजस्थान के पीलीबंगा के पास जो मिलिट्री कैंप पीलीबंगा में है, उसके पास का ये स्थल है। लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और इस स्थल को देख करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कालीबंगा में दूसरी खुदाई 1961 ईस्वी में बीबी लाल एवं बिष्ट ने की थी। और इन खुदाइयों के बाद लोगों ने इस स्थल के बारे में भी बताया कि यह भी एक नियोजित शहर था, इसीलिए परिपक्व शहरों में इस शहर की भी, इस नगर की भी गणना की जाती है। जो हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन में 6 परिपक्व नगर जो थे, उनमें एक ये भी था। इसकी स्थिति को स्पष्ट एक बार पुनः कर देते हैं। यह भारत, यह घग्गर नदी के किनारे भारत के राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में स्थित है। यहां पर जो महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, वस्तुएं मिली हैं, वो कुछ इस प्रकार है। यहां पर जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। लोगों को खुदाई के दौरान यहां पर खेतों की जुताई की गई है। इस तरह से जो है आड़ी और तिरछी रेखाएं प्राप्त हुई हैं, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया पुरातत्ववेत्ताओं ने कि इस सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। साथ ही यहां से एक अग्निवेदिका के भी प्रमाण मिले थे, जिसमें जली हुई राख और कुछ अनाज के जले हुए दाने भी प्राप्त हुए। तो इस तरह से ये स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो ईंटें थी, एक विशेष प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं, जिनमें नक्काशी की गई है। साथ ही इस स्थल से चूड़ियाँ और कुछ और चीजें भी प्राप्त हुई हैं, जो इस सभ्यता के विभिन्न चरणों को जोड़ने में सहायक होता है। इसके अलावा और भी कुछ स्थल हैं। अगला है कोट दीची। इस कोट दीजी की खोज सन 1953 में फजल अहमद ने की थी, और फजल अहमद के नेतृत्व में इस स्थल की खुदाई की गई।
यह स्थल भी पुरातात्विक दृष्टि से सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यह स्थल भी सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर नामक स्थान पर स्थित है। खैरपुर के नजदीक यह स्थित है। यहां से भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। अगला स्थल है रंगपुर। इस रंगपुर की खोज एक पुरातत्ववेत्ता जिनका नाम है रंगनाथ राव, इन्होंने सन 1954 ईस्वी में की थी। रंगनाथ राव के द्वारा अगले 1954 में एक और स्थल की खोज की गई थी जिसका नाम लोथल है। और लोथल जो इस सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जहां से बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त हुई। रंगपुर की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है। यह माधव नदी के किनारे गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। यहाँ से रंगपुर से जो महत्वपूर्ण चीज मिली है उसमें से एक है चावल के दाने, जो लोथल के अलावा रंगपुर से भी प्राप्त हुए हैं। और इस तरह से इस स्थल से कृषि के प्रमाण मिले हैं कि सभ्यता के लोग कृषि से भी परिचित थे। अगला स्थल जो है रोपड़ है। इस रोपड़ की खोज 1953 से लेकर के 56 तक 53 में इस स्थल की खुदाई प्रारंभ की थी या जगत शर्मा ने, जो 56 तक चली थी। और इस खुदाई से विभिन्न प्रकार की पूरा सामग्रियां प्राप्त हुई थी। इसकी स्थिति जो है वो सतलज नदी के किनारे पंजाब प्रांत के रोपड़ जिले में यह स्थित है। यहां से जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण पूरा स्थल है वह है लोथल। लोथल जिसकी खोज उन्नीस सौ 54 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा की गई। इसकी स्थिति यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अहमदाबाद से नजदीक ही यह स्थल है। इस स्थल से जो विभिन्न पुरातात्विक सामग्रियां मिली हैं वो कुछ इस तरह की हैं। यहाँ पर भी नगर नियोजन किया गया था। यहाँ पर भी नगर 2 भागों में बटा था या बस्ती 2 भागों में बटी थी, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी जो भाग था वो किला या दुर्ग था। दुर्ग चारों ओर से एक 4 दीवारी से घिरा हुआ क्षेत्र था और पूर्वी भाग जो था वो पूरा था। यहाँ से एक जो प्रमुख चीज मिली है वो है गोदीवाड़ा या बंदरगाह, जिसके आधार पर ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि इस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार समुद्र मार्ग से दूसरी सभ्यताओं से भी होता रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उसी प्रकार की कुछ मोहरें मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर ये लोग अंदाजा लगाते हैं
कि नहीं, यहाँ से व्यापार सिंधु घाटी के लोग दूसरी भी सभ्यताओं से, दूसरे स्थलों से करते थे। यहाँ के जो मकान बने हैं उसमें एक खास विशेषता ये है कि इन मकानों की दरवाजे और खिड़कियाँ जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के ज़्यादातर मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य मार्ग के विपरीत दिशा में खुलते थे। यह मुख्य मार्ग की ओर यहाँ पर लोथल में मुख्य मार्ग की ओर खुलते हैं। यहाँ से जो मिला है गोदीवाड़ा के अतिरिक्त और महत्वपूर्ण चीज़ें, मन के बनाने का कारखाना मिला है, यहाँ से अग्निकुंड मिला है और यहाँ से चावल के दाने मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे। एक और विशेष सामग्री, एक पुरातात्विक सामग्री यहाँ से मिली है, युगल समाधान या युग समाधि कालीबंगा के अतिरिक्त लोथल से भी प्राप्त हुई है। तो इस तरह से ये हड़प्पा सभ्यता का एक अगला स्थल था। इसके अलावा एक और स्थल जो हड़प्पा सभ्यता का है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इसकी खोज सन 1958 ईस्वी में जगत शर्मा ने की। इसकी स्थिति को देखें तो यह हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज होने के बाद इस सभ्यता का विस्तार उत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्रों तक हो गया। ऐसा माना जाने लगा कि यह क्षेत्र यहां तक फैला हुआ था। जो त्रिभुजा का क्षेत्र सिंधु सभ्यता का बताया जाता है वो उसका एक किनारा आलमगीरपुर भी है। यहाँ से भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद एक और जो प्रमुख स्थल है वो है धौलावीरा। धौलावीरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी खोज बहुत बाद में की गई थी। धौलावीरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी खोज बहुत बाद में की गई थी। सन 1967 ईस्वी के आसपास इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई और इन्होंने इस स्थल की खुदाई करके इस स्थल को भी सिंधु सभ्यता से जोड़ा। इसकी खुदाई आगे चल करके 1991 ईस्वी में पुनः विष्ट के द्वारा की गई थी। रविंद्र सिंह विष्ट और इन्होंने ये बताया कि यह स्थल प्रमुख 6 नियोजित नगरों में से, परिपक्व नगरों में से एक था। इसकी स्थिति को देखें तो यह लूनी नदी के किनारे गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यहां जो प्रमुख चीजें मिली हैं उनमें से इस नियोजित नगर की विशेषता यह थी कि यह 3 भागों में विभाजित था। प्रमुख जो पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग के अतिरिक्त एक और भाग था। 3 भाग थे, इसलिए ये माना जाता है कि यह एक सबसे विस्तृत क्षेत्र था। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एक सबसे विस्तृत क्षेत्र था जहाँ पर इस सभ्यता के जो प्रमाण, सभ्यता की वस्तुएं मिली हैं। और नगर नियोजन में ये 3 भागों में बटा था। तो ये थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल। इसके अलावा भी बहुत सारे स्थल हैं जिनकी खुदाई की गई और हड़प्पा सभ्यता के संबंधित विभिन्न वस्तुएं प्राप्त हुई। अब तक लगभग 1500 स्थल
हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोदे जा चुके हैं, उनकी खुदाई की जा चुकी है, खोदे जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा स्थल भारत में ही प्राप्त हुए हैं। दो स्थल अफगानिस्तान में, लगभग 500 स्थल पाकिस्तान में और 1000 के लगभग स्थल भारत में अब तक खोजे जा चुके हैं। तो ये था आज हम लोगों ने कोशिश जानने की कोशिश की कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं और उनमें कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई। धन्यवाद।